Ready for study? Hello बच्चों, welcome to our channel Feel the Chemistry. हेलो गाइस, इस वीडियो में आपका स्वागत है फील द केमिस्ट्री चैनल पर। आज हम लोग एक ऐसे सेशन में जुड़े हुए हैं जहां हम लोग बात करने जा रहे हैं लाइट जो चैप्टर है हमारे क्लास 10th का, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से जुड़े हैं, है ना। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और जिनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनकी भी बात करी जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन। इसकी देखिए, आप न्यूमेरिकल सीखें उसके पहले आपको साइन कन्वेंशंस पता होने चाहिए। तो यहाँ देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिरर से रिलेटेड साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन जो मिरर से रिलेटेड है वो कुछ ऐसे हैं कि देखिए, मिरर जो आपका होता है, मिरर के अगर हम ऊपर चले जाए तो वहाँ डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है, नीचे नेगेटिव, राइट पे पॉजिटिव, लेफ्ट पे नेगेटिव। ठीक है, कहाँ कहाँ? नॉर्थ में ऊपर की तरफ पॉजिटिव और राइट की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, तो आपका जो ये होता है कौन सा, नॉर्थ वाला जो पोर्शन यानी ऊपर की तरफ, और जो ईस्ट वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये दोनों आपके क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। अगर आपको यहाँ क्लियर ना दिख रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ ये सब कुछ अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आपका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये पॉजिटिव होता है, राइट पर पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, लेफ्ट में नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए, इसको मैंने यहाँ पे दोनों मिरर्स को यहाँ पे बनाया है, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा आपका कॉन्वेक्स मिरर। वैसे मैं आपको बता दूं, मिरर से ज़्यादा क्वेश्चंस मोस्टली नहीं देखने को मिलते हैं। आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं लेंस से मिलते हैं। उसका भी आपको मैं तरीका इसी वीडियो में बताऊंगा, उनसे रिलेटेड फॉर्मूले वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो देखिए, हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है, मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में मैं ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, जो लाइट पर वीडियो डाली थी हमने, उसमें आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर की अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और कॉन्वेक्स की बाहर वाली। इसके लिए एक ट्रिक भी बताई थी याद करने की, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं उस वीडियो में, नहीं तो चाहे तो मैं बता देता हूँ। कॉनकेव में देखिए एक वर्ड आता है केव। केव का मतलब होता है गुफा। गुफा जिसमें मतलब गहराई हो, आप अंदर जा सकते हो। तो मतलब अंदर से बस आपको याद रखना, केव का मतलब गुफा, गुफा का मतलब आप अंदर जा सकते हो। अंदर से आपको याद रखना, जिस मिरर की अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होती है वो कॉनकेव होता है, इसी का ऑपोजिट कॉन्वेक्स हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में आपका ऑब्जेक्ट जो होता है, आपका ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा होता है, और कॉन्वेक्स में भी आपका ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा होता है। इसलिए मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। तो ये कि यू जो है आपका, यू आपका कॉनकेव में भी नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स में भी नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं फोकस की। तो देखिए, कॉनकेव मिरर में फोकस जो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है। ठीक है, और आपका कॉन्वेक्स जो होता है उसमें आपका फोकस बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स की रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर वाली होती है, जो बल्जिंग साइड होती है बाहर की तरफ उभरी हुई, वो रिफ्लेक्टिंग होती है, तो मिरर के पीछे की तरफ फोकस होता है। तो इसी वजह से कॉनकेव में, क्योंकि मिरर के सामने फोकस होता है, इसलिए फोकल लेंथ पोल से ली जाती है। फोकल लेंथ कहाँ से होती है, पी से, पोल से एफ तक की दूरी, तो वो आपकी लेफ्ट साइड होने, अभी देखिए मैंने आपको बताया था ना, लेफ्ट साइड जब भी आप डिस्टेंस लेंगे तो नेगेटिव होगी, इसीलिए आपका जो P से F तक की डिस्टेंस है वो नेगेटिव हो जाती है। और ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के सामने ही रहेगा दोनों ही स्थितियों में, यहाँ पर भी आपका मिरर के सामने रहेगा। तो आप जब भी लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव हो जाती है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो दोनों में ही नेगेटिव होगी, U। ठीक है, और हमारा जो P से F तक की डिस्टेंस है वो कॉन्वेक्स में आपकी नेगेटिव ली जाएगी, कॉनकेव में नेगेटिव ली जाएगी, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आप कॉन्वेक्स में कहाँ जा रहे हैं, P से F जाने के लिए आप राइट की तरफ जा रहे हैं, किस तरफ, राइट में जा रहे हैं, इसलिए वो पॉजिटिव ली जाएगी। तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन तो आपको मालूम ही होगा। वो कुछ ऐसा होता है कि आपका आर जो होता है वो F/2 होता है। ठीक है, फोकल लेंथ का हाफ होता है, सॉरी मैं गलत बोल गया, है ना। आर जो है आपका वो ट्वाइस ऑफ F होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा, R बराबर 2F होता है। ठीक है, तो R भी आपका क्या हो जाता है, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे आपका F पॉजिटिव है तो आपका R भी क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग v की, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज की डिस्टेंस जो पोल से ली जाती है वो आपका, या मिरर से आप कह सकते हैं, जो डिस्टेंस ली जाती है उसको v से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? v से। अब देखिए दो तरीके की आपकी इमेज बनती है, रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। यहाँ पे भी वही बता रहे हैं, रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ याद रखनी है कि रियल इमेज जो बनती है वो कहाँ बनती है आपकी? रियल इमेज आपकी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही होती है, कॉनकेव में। कॉनकेव में कहाँ बनती है? मिरर के सामने बन रही होती है आपकी रियल इमेज, ठीक है। और कैसी बन रही होती है? इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है। तो उल्टी बनने की वजह से वो कुछ इस तरीके से आ रही होती है, इमेज नीचे की तरफ आ रही होती है, मिरर के सामने आती है। एक तो उस कारण से नेगेटिव है कि आप इधर की तरफ इमेज डिस्टेंस कहाँ से देख रहे हो? पोल से इस तरफ देखते हो इमेज डिस्टेंस, ठीक है। कॉनकेव के केस में अगर रियल इमेज है तो मिरर के सामने बनेगी। मिरर के सामने बनने का मतलब है कि आपको पी से इस तरफ जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड डिस्टेंस हम नेगेटिव लेते हैं। एक तो ये भी चीज़ है। दूसरा, आपकी ज़्यादातर रियल इमेज कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है, हमेशा ही इन्वर्टेड बनती है। तो इन्वर्टेड में आपका क्या होता है? अगर आप डिस्टेंस को नीचे की तरफ लेते हो, कैसे नीचे, तो भी वो नेगेटिव में ही आती है, ठीक है। तो रियल इमेज आपकी कॉनकेव मिरर में नेगेटिव होती है। वर्चुअल इमेज आपकी कैसी बनती है? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव बनती है? क्योंकि वर्चुअल इमेज जो बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, इस तरफ बनती है। तो पोल से आप राइट साइड जाओगे तो इस कारण से वर्चुअल इमेज आपकी पॉजिटिव हो जाती है। और कॉन्वेक्स के केस में रियल इमेज बनती ही नहीं है, सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है। और वर्चुअल आपकी कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव। तो आपको याद रखना, मिरर्स के केस में वर्चुअल इमेज हमेशा पॉजिटिव बनती है और रियल इमेज केवल कॉनकेव में बनती है और वो भी नेगेटिव बनती है। अब बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे ही सीधा खड़ा रहता है ना। तो ऊपर की तरफ उसकी डिस्टेंस ली जाती है, मतलब ऐसे स्ट्रेट खड़ा होता है ना ऑब्जेक्ट, ऐसा रहता है। तो ऐसा रहने की वजह से उसकी हाइट जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ ली जाती है, वो पॉजिटिव हो जाती है। तो हाइट दोनों ही केसेस में आपकी पॉजिटिव होगी ऑब्जेक्ट की। इमेज की हाइट की बात करें तो इमेज की हाइट देखिए, आपकी इमेज आपकी दो प्रकार की बनती है, एक तो रियल बनती है, एक वर्चुअल, ठीक है। तो इमेज की हाइट अगर आपकी रियल इमेज बन रही है तो रियल इमेज आपकी कैसी बनती है? इन्वर्टेड, ठीक है। अभी मैंने बताया था, देखिए यहाँ जो रियल इमेज को मैंने नेगेटिव बताया तो ये बताया था कि रियल इमेज मिरर के सामने बनेगी, है ना। तो मिरर के सामने बनेगी तो आप मतलब पी से इस तरफ जा रहे हो, किधर? इस तरफ, तो नेगेटिव ली जाएगी डिस्टेंस, तभी रियल इमेज नेगेटिव हो गई। वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि आप इधर की तरफ उसकी डिस्टेंस लोगे। वही बात करते हैं हम यहाँ पर, हाइट क्यों, रियल इमेज क्यों नेगेटिव होती है उसकी हाइट? तो ऐसा होता है कि रियल इमेज इन्वर्टेड, उल्टी बनती है। उल्टी बनने की वजह से जब आप नीचे की तरफ डिस्टेंस लेते हो तो नेगेटिव हो जाती है, तो इमेज की हाइट नेगेटिव हो जाती है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। क्या बनती है? इरेक्ट। तो इरेक्ट की स्पेलिंग कुछ ऐसी होती है, ERECT। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। तो जब आपकी इमेज सीधी बनती है, सीधी मतलब आप ऊपर की तरफ आप उसकी डिस्टेंस लोगे तो वो पॉजिटिव ली जाती है, तभी हाइट आपकी क्या हो जाती है? वर्चुअल इमेज की पॉजिटिव, रियल इमेज की नेगेटिव। तो आपने क्या समझा कि जब भी आपकी रियल इमेज बनेगी, ठीक है, मिरर्स के केस में, तो हमेशा नेगेटिव होगी, उसकी डिस्टेंस भी और उसकी हाइट भी। और वर्चुअल इमेज मिरर्स के केस में उसकी डिस्टेंस भी पॉजिटिव और उसकी हाइट भी पॉजिटिव। मैग्नीफिकेशन की बात करें तो रियल इमेज की मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होती है, वर्चुअल इमेज की मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव। और कॉन्वेक्स की केस में रियल इमेज मिलती ही नहीं है तो उसकी तो बात ही खत्म, और वर्चुअल का सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो आपने समझ लिया कि मिरर्स के केस में आपका रियल इमेज के लिए सब कुछ नेगेटिव है और वर्चुअल इमेज के लिए सब कुछ पॉजिटिव है। एक मिरर फार्मूला हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए मिरर फार्मूला आपका क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ f होती है आपकी फोकल लेंथ यानी पोल से फोकस की दूरी, v क्या होती है? इमेज की दूरी मिरर से। तो मिरर से इमेज, पोल से या मिरर से इमेज आपकी जितनी दूरी पर बनती है वो v हो जाता है, और u क्या होता है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से या पोल से। लीनियर मैग्नीफिकेशन, तो इसका फॉर्मूला होता है m = hi/ho, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को और एक बार इक्वल किया जाता है किसके?
माइनस का v अपॉन यू, जहाँ v आपकी इमेज की डिस्टेंस है मिरर से या आप कह सकते हैं पोल से, और u क्या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से या पोल से। वैसे ये काफ़ी हद तक ये दोनों फॉर्मूले मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर दिए थे, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप ये दोनों फॉर्मूले जो है वहाँ से देख सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में वहाँ थ्योरी को डिस्कस किया था। तो देखिए, तो साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स हो गए। अभी आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में आगे आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ साइन कन्वेंशन फॉर लेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए लेंस में भी आपको यही याद रखना है कि लेंस में ऊपर की तरफ अगर आप डिस्टेंसेस को देखेंगे तो पॉजिटिव होंगी, राइट की तरफ देखेंगे तो पॉजिटिव होंगी, डाउनवर्ड देखेंगे तो नेगेटिव, और लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो नेगेटिव। यानी ये जो ऐसे आता है हिस्सा, ये पॉजिटिव, और नीचे और इधर नेगेटिव। अब देखिए, आपके दो प्रकार के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ने हैं। तो कॉनकेव लेंस कुछ, कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके का बनता है, कॉनकेव इस तरीके का बनता है। लेंस पर भी डिस्कशन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है, आप उसको देख ज़रूर लीजिए। अब देखिए, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा होता है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। और क्योंकि ये दो, आप ये कह सकते हैं कि दो मिरर्स का एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है ये, तो एक मिरर की वजह से, जैसे ये वाला एक मिरर मान लीजिए आपका है, तो एक मिरर की वजह से एक फोकस इधर मिलेगा, एक मिरर की वजह से एक फोकस इधर मिल जाएगा, ठीक है। दो मिरर हैं तो दो फोकस होंगे, ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल मिरर्स। तो दो स्फेरिकल मिरर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से दो फोकस भी बनेंगे, एक फोकस एक मिरर का। अब ये आपके दिमाग में आएगा कि ये F1 F2 तो समझ में आ रहा है, 2F1 क्या है। तो मान लीजिए O से F1 तक की जितनी दूरी है उसकी उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, मतलब डबल ऑफ F1। मतलब जितनी आपकी फोकल लेंथ है O से F1 तक की जो डिस्टेंस है आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी। तो जितनी फोकल लेंथ ये आ रही है आपकी O से F1 तक की, उसका दुगना यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, डबल। मान लीजिए O से F1 तक आपका इन केस मान लीजिए आपका 5 सेंटीमीटर है, तो O से 2F1 तक 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, डबल। O से F1 तक मान लीजिए आपका 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का डबल यानी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा O से 2F1 तक। वही सेम चीज़ यहाँ पे लागू होगी, वैसे कुछ कुछ यहाँ पे भी होता है, ठीक है, सेम टू सेम। अब हम समझते हैं कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव यहाँ पर होगा। तो देखिए समझिए, फोकल लेंथ की अगर हम लोग बात करें O से F1 या O से F2 तक की दूरी, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, और कॉनकेव में नेगेटिव होती है। ये आपको याद है। सबसे देखिए, एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपको फोकल लेंथ पता चल गई कभी भी, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका लेंस कौन सा है। अगर आपको पता चल गया कि आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, तो लेंस आपका कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है? होता ये है कि एक्चुअली ऐसा होता है कि आपका जो फोकल लेंथ, आप जैसा आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हो, तो ऑब्जेक्ट का ये कन्वर्जिंग लेंस होता है ना। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये उसकी इमेज को ज़्यादातर फोकस पे ले जाकर बनाता है, राइट साइड पर, ठीक है। ये आपकी इमेज को कहाँ फोकस कराता है, राइट साइड पर फोकस कराता है। तो आप की इमेज इस तरफ बनती है, आप फोकल लेंथ इस तरफ मेजर करने लग जाते हो, इसलिए इसका फोकल लेंथ क्या हो जाती है, पॉजिटिव, क्योंकि राइट की तरफ फोकस करता है। और कॉनकेव लेंस कहाँ फोकस करता है, मैंने यहाँ लिख भी दिया, लेफ्ट की तरफ फोकस करता है। आपने पढ़ रखा है राइट की तरफ अगर फोकस कर रहा है, आप राइट की तरफ डिस्टेंस ले रहे हो तो पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस आपकी जो फोकस करता है वो किस तरफ करता है, लेफ्ट की तरफ करता है, और लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस नेगेटिव हो जाती है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बता देता हूँ, जो शायद आपने पता नहीं पढ़ी हो ना पढ़ी हो, मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, यहीं पे समझा देता हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए मैं एक आपको दिखाता हूँ, जैसे यही वाला कॉनकेव लेंस में बनाता हूँ। तो कॉनकेव लेंस कुछ इस प्रकार का जैसे बनता है, यूँ, ठीक है। तो एक्चुअली जो इसका ये वाला हिस्सा होता है, ये किसी ना किसी बड़े स्फीयर का हिस्सा रहा होता है, ठीक है। ये देखिए ऐसे ये पूरा एक स्फीयर बनता जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये एक बड़े स्फीयर का हिस्सा रहा होता है। वैसे इसका जो ये वाला साइड होता है, ये भी किसी एक बड़े स्फीयर का पार्ट रहा होता है, ठीक है। ये भी किसी एक बड़े स्फीयर का पार्ट रहा होता है। तो बेसिकली जो आपका ये 2F1 और 2F2 यहाँ पे बन रहा है,
और यहाँ ये जो 2f1 बनता है, ठीक है। तो जिस बड़े स्फीयर का ये एक हिस्सा रहा होता है आपका ये लेंस का ये वाला हिस्सा, जो किसी एक बड़े स्फीयर का स्फेरिकल मिरर का हिस्सा रहा होता है, उसका सेंटर 2f2 बन रहा होता है। वैसे ही लेंस का जो ये वाला हिस्सा होता है, इसका जो ये जो स्फीयर बनता है, इसका सेंटर 2f1, ये दोनों बराबरी के ही स्फीयर बनेंगे। तो यहाँ स्पेस कम था तो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। दोनों बराबर होंगे, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। तो ये भी जानकारी आपको रखनी है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। तो F आप समझ गए, कॉन्वेक्स के लिए F पॉजिटिव है, कॉनकेव के लिए F क्या है, नेगेटिव है। जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट आपका चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों ही केसेस में आपका U जो है वो नेगेटिव होता है। मतलब आप चाहे मिरर में बात करें, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, U नेगेटिव रहेगा। वैसे अगर मैं लेंस में आ जाता हूँ तो भी हमारा U नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी और कॉनकेव लेंस के लिए भी। अच्छा, R बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा F होता है, ठीक है। अगर F पॉजिटिव है तो R भी पॉजिटिव हो जाता है, F नेगेटिव है तो R भी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। V की अगर मैं बात करूँ, इमेज डिस्टेंस, तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मिरर में मैंने आपको बताया था कि रियल इमेज हमेशा नेगेटिव रहती है, ठीक है। मिरर्स के केस में रियल इमेज हमेशा, रियल इमेज जहाँ भी शब्द आए, वो चाहे आपकी हाइट हो इमेज की, चाहे इमेज की डिस्टेंस हो, चाहे मैग्नीफिकेशन हो, रियल इमेज आ गया नेगेटिव, ठीक है। और वर्चुअल इमेज आ गया तो पॉजिटिव। लेंस में उल्टा है, उसी का ठीक उल्टा रखिए, रियल इमेज दिख जाए पॉजिटिव, ठीक है। क्यों ऐसा, मैं बता देता हूँ। कॉन्वेक्स के केस में मैंने अभी बताया, ऑब्जेक्ट आप, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है कि अगर ऑब्जेक्ट आप इधर की तरफ रखते हो तो ये कन्वर्जिंग लेंस ये राइट की तरफ फोकस करा देता है। इमेज को कहाँ फोकस करा देता है, राइट की तरफ। तो इमेज आपकी राइट साइड पर बन रही होती है, और राइट की तरफ डिस्टेंस हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए रियल इमेज पॉजिटिव बनती है। वर्चुअल इमेज लेफ्ट की तरफ बनती है लेंस के केस में, ठीक है, तो वो नेगेटिव ली जाती है कॉन्वेक्स लेंस में। वर्चुअल, देखिए ट्रिक यही है याद रखने की कि लेंस के केस में रियल इमेज शब्द जहाँ दिख जाए वहाँ पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। मगर सब जगह ऐसा नहीं होगा, बेसिकली मेनली आपका इमेज डिस्टेंस में। मिरर में तो सब में यही काम कर रहा था, यहाँ थोड़ा सा भी बदलेगा आगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, रियल इमेज पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में राइट पर बनती है। आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसमें आप देख सकते हैं। वर्चुअल इमेज किधर बनेगी, वर्चुअल इमेज आपकी लेफ्ट की तरफ बनेगी, और लेफ्ट में डिस्टेंस नेगेटिव। यहाँ बात करें तो कॉनकेव के केस में रियल इमेज बनती ही नहीं है, और वर्चुअल इमेज बनेगी तो आप उसको नेगेटिव लेंगे। हाइट की बात करते हैं तो हाइट में कॉमन सेंस लगाना होता है। रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। और उल्टी का मतलब नीचे की तरफ बनेगी, किधर, मतलब बनेगी इधर ही पर नीचे की तरफ बनेगी, और नीचे आप हाइट को क्या लेते हो, नेगेटिव, इसलिए रियल इमेज नेगेटिव हो जाती है। वर्चुअल इमेज क्या हो जाती है, पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनती है। इरेक्ट मतलब ऊपर की तरफ बनती है, तो ऊपर की तरफ अगर, मतलब वो बनेगी लेफ्ट में, पर ऊपर की तरफ बनती है, और ऊपर की तरफ आप पॉजिटिव लेते हो हाइट को, ठीक है। रियल इमेज की हाइट, रियल इमेज बनेगी ही नहीं कॉनकेव में, तो हाइट की बात ही खत्म। वर्चुअल इमेज की हाइट आपको पॉजिटिव लेनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा खड़ा किया जाता है, तो सीधा खड़ा करने के चक्कर में उसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। मैग्नीफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो रियल इमेज का जो आपका मैग्नीफिकेशन है वो आपका नेगेटिव आता है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज का मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्यों आएगा ऐसा, तो वो आपको बस बता देता हूँ। एक्चुअली आपका जो मैग्नीफिकेशन होता है उसका फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि मैग्नीफिकेशन का आपका फॉर्मूला होता है m बराबर HI/HO, ठीक है, HI/HO। तो आप देख सकते हैं कि जो HI है रियल इमेज के केस में वो आपका नेगेटिव है, और HO पॉजिटिव है, मतलब ये आपका नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, तो आपका आंसर भी M भी नेगेटिव हो जाएगा। वर्चुअल इमेज में क्या है, वर्चुअल इमेज के केस में आपका HI भी पॉजिटिव है और HO भी पॉजिटिव है, इसलिए आपका वर्चुअल इमेज में ये पॉजिटिव जाएगा। यहाँ रियल इमेज में मैग्नीफिकेशन मिलेगा नहीं कॉनकेव में, वर्चुअल इमेज के लिए आपका पॉजिटिव जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका HI भी पॉजिटिव है वर्चुअल इमेज में, और HO भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, आंसर भी पॉजिटिव, ठीक है। लेंस का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है HI/HO। अच्छा, यहाँ पे प्लस का v/u होता है, ठीक है। एक बार मैं मिरर में आपको बता देता हूँ। मिरर में अगर आप भूल रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपका m यहाँ नेगेटिव क्यों हुआ, तो आप याद कर लीजिए कि m बराबर क्या होता है, आपका HI/HO होता है, ठीक है।
आप देख सकते हैं कि एच आई हमारा जो है वो रियल इमेज के केस में नेगेटिव था और एच ओ पॉजिटिव था। तो अगर आप नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव करेंगे तो आपको आंसर भी तो नेगेटिव मिलेगा। और वर्चुअल में आपका एच आई भी पॉजिटिव है, एच ओ भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव करेंगे तो एम भी आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको साइन कन्वेंशंस बता दिए। इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल्स में 2 चीज़ और हेल्प करती हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकेंड। अच्छा, 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ। एक ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या चीज़ काम करती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको ऐसे रीड किया जाता है और लिखा जाता है M21, μ21 लिखते हैं, या कुछ जगह n का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपका अगर आप μ21 या n21 देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ 2 भले ही पहले लिखा है पर आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 नीचे लिखी जाएगी, और 1 आपको पहले बाद में दिख रहा है पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। अगर मैं μ12 लिख रहा हूँ या n12 लिख रहा हूँ तो इसको रीड करा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, जो पहले दिखेगा रीड उसी करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। पर जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हम मीडियम 1 की स्पीड, मीडियम 1 में जो लाइट की स्पीड है उसको नीचे लिखेंगे और मीडियम 2 में जो लाइट की स्पीड है उसको ऊपर लिखेंगे। अब इन केस आपका मीडियम 1 वैक्यूम है या है ना, तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा बदलता है। तब मैं लिखता हूँ एप्सिल्यूट, तब मतलब नेमिंग थोड़ा बदल जाती है, तब हम इसको लिखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। सिर्फ केवल मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके फॉर्मूले में हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को ऊपर लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इसको नीचे लिखते हैं। तो म्यू इज इक्वल्स टू, या आपकी कुछ किताबों में एन भी लिखा हो सकता है, तो एन और म्यू मैं कर दे रहा हूँ, इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी, जहाँ सी क्या है, सी आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। और आपको सी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, ये होती है। अब आगे की बात करते हैं। तो देखिए कॉनकेव मिरर में ये मैंने टेबल जो है, ये टेबल मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाई थी, यहाँ एक बार फिर से दिखा देता हूँ। कॉनकेव मिरर में आपको कुछ बातें याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है कि इसमें मोस्टली आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, मोस्टली। ठीक है, अब आपको क्या क्या याद रखना है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कब बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज खाली एक ही स्थिति में कॉनकेव मिरर में बनती है, और वो भी कैसी बनती है, एनलार्ज बनती है। कैसी, एनलार्ज, बड़ी सी बनती है। कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। और ये कब बनती है, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, पोल और फोकस के बीच में रखा होता है, तब आपकी इमेज, देखिए बिहाइंड द मिरर बनती है तभी वर्चुअल होती है, और वर्चुअल बनती है इरेक्ट बनती है, इरेक्ट मतलब सीधी बनती है, और एनलार्ज इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ये वाला रहता है कि आपकी सेम साइज़ की इमेज कब बनती है कॉनकेव मिरर में, तो एक ही स्थिति में बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बने। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कौन, और बाकी टेबल आप देख सकते हैं, है ना, टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर जो हमारा होता है, कॉन्वेक्स मिरर में हमारा दो ही एक केसेस इसमें होते हैं, और दोनों में ही आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, और डिमिनिश्ड यानी छोटी इमेज बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, और ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट लिखे कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज आपकी फोकस पर बनेगी, और अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तो इमेज आपकी पोल और फोकस के बीच में बनेगी। एक बार फोकस पे, एक बार पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। देखिए लेंस पर ज़्यादा फोकस करिए। इसमें भी देखिए आपका सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इसमें भी ज़्यादातर कॉन्वेक्स, देखिए कॉन्वेक्स लेंस वैसे ही काम करता है जैसे कॉनकेव मिरर करता है। ठीक है, काफ़ी हद तक प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। देखिए रियल और इन्वर्टेड ही ज़्यादातर बनती है, सिर्फ एक ही केस में आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। वो केस कौन सा है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, फोकस जो आपका है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब रखा होगा, कहाँ, फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट होगा, तब आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी और एनलार्ज इमेज बनेगी।
ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सेम साइज़ की इमेज कब बनेगी? तो सेम साइज़ की इमेज तब बनेगी, वो भी रियल बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, सब रियल इन्वर्टेड हैं, ठीक है। ये तब बनेगी जब आपका ऑब्जेक्ट 2F1 पर रखा होगा यानी लेफ्ट साइड पर, और इमेज आपकी 2F2 पर बनेगी यानी राइट साइड पर। इमेज तो अभी मैंने मतलब लेंस की तो डायग्राम्स आपको अभी दिखाए थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। एक केस ये भी पूछ लिया था कि डिमिनिश्ड इमेज कब बनती है। तो डिमिनिश्ड इमेज तब बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 रखा होता है और इमेज कहाँ बनती है, F2 और 2F2 के बीच में बनती है, ठीक है। तो ये 2-3 केस हैं, इस वाले को भी आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक देखिए केस ये भी है कि हमारा जो यहाँ पर कॉनकेव लेंस होता है, इसमें आपकी मोस्टली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, यहाँ पे भी, इस केस में भी और इस केस में भी। दोनों में ही आपकी छोटी इमेज बनेगी यानी डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। एक बार आपका फोकस पर रख इमेज बनेगी F1 पर, एक बार F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। और दोनों ही केसेस में आपका ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं इन्फिनिटी के नज़दीक होता है, एक बार इन्फिनिटी पर होता है, एक बार बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। तो मुझको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस पर फोकस कर लेते हैं। देखिए, तो ये हमारे क्लास 10 के मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए स्पेशली अलग करके रखे हैं, बिल्कुल जो आपके बोर्ड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो मतलब न्यूमेरिकल भी होंगे इसमें। तो फॉर अ रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस द रेशियो ऑफ I:O, I:O का मतलब है हाइट ऑफ इमेज इज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो हमको 2:5 दिया गया है। इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है। लेंस आपका कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। हमको ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझिए, इसमें सॉल्यूशन 1 है ये आपका, है ना, सॉल्यूशन 1 है। एक बात आप समझिए, बात ये समझनी है कि देखिए ये आपका क्या बन रहा है। देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस ऐसा बनता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इनका आपका ऐसा बनता है। अब इनका कहने का मतलब ये है कि इस कॉन्वेक्स लेंस में जो आपका ऑब्जेक्ट रखा गया, ये, और मान लीजिए उसकी इमेज कुछ ऐसे बन गई, ठीक है, इमेज ऐसी बनी। तो इनका कहना ये है कि I:O का मतलब, I:O इन्होंने बताया 2:5, यानी इससे अगर आप सीधा सीधा देखें तो I को आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं और O को आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि I जो है वो, अगर मान लीजिए I आपका मान लीजिए 2K है, I आपका मान लीजिए अगर 2K है तो O जो है आपका वो 5K हो जाएगा, ठीक है। जब रेशियो को ओपन करते हैं तो कुछ ऐसे ही लिख देते हैं। तो आपने ये समझा, क्या समझा, कि अगर I आपका 2 टाइम्स है तो O आपका 5 टाइम्स है, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है। मैं थोड़ा इसको लंबा बना देता हूँ। ऑब्जेक्ट आपका बड़ा है, हाइट छोटी है, सॉरी, ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है, इमेज की हाइट छोटी है, कुछ ही ऐसा कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। यानी इमेज कैसी बन रही है, इमेज आपकी डिमिनिश बन रही है। इमेज कैसी बन रही है, इमेज आपकी डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी बन रही है ना। यही आप समझ पा रहे हैं इससे। और इमेज आपकी डिमिनिश्ड बनती है तो उसके लिए मैंने आपको कुछ केसेस बताए हैं, ठीक है। वो केस मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इमेज आपकी देखिए डिमिनिश बन रही है, मगर कोई बहुत ज़्यादा डिमिनिश नहीं बन रही है। अगर ये 5 यूनिट्स है तो ये 2 यूनिट्स है इमेज, तो छोटी है पर बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, ठीक है। तो अभी देखिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको दिखाया था कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपकी डिमिनिश्ड इमेज कब बनती है, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 रखा होता है, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, बियॉन्ड 2F1 होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कि क्वेश्चन ये तो था, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट्स पोजीशन जो है वो कहाँ हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो आपकी बियॉन्ड 2F1 हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी, बियॉन्ड 2F1। हो सकता है आप अगर कहीं और से आप इसको समझें तो बियॉन्ड 2F भी लिख देते हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, क्वेश्चंस भी मैं आपको उस पर टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है और किस पर नहीं डिपेंड करता है। इसके लिए मैंने बाकायदा आपके लिए पूरा एक चार्ट बना दिया है। ये चार्ट आपको और मोस्टली बहुत ज़्यादा जगहों पर आपको मिले भी ना, ऐसा मैंने लिखा है इसमें। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, अब जो इसमें नहीं होगा वो आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा कि बोर्ड में क्या ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर नहीं डिपेंड करता, ये क्वेश्चन था। तो पहले आप ये समझिए किस पे डिपेंड करता है। तो पहली बात तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपकी पर्टिकुलर लाइट है उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। किस पर? वेवलेंथ। कई जगहों पर वेवलेंथ को कलर ऑफ लाइट भी बताया जाता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का, मतलब अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, और अगर वेवलेंथ कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारी जो दो लाइट होती हैं जैसे ब्लू और वॉयलेट, इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, ठीक है, इनकी वेवलेंथ कम होती है तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। वहीं हमारी जो रेड लाइट होती है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कम होता है। दूसरी बात, केमिकल कंपोजिशन, मान लीजिए आपका जो भी मटेरियल है वो ग्लास है कि कुछ और है ना, डायमंड है, क्या है, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। सब चीज़ों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। इसकी भी टेबल आपको NCERT बुक्स में भी मिल जाएगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, नहीं तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया भी है कि डिफरेंट मटेरियल्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ऑप्टिकल डेंसिटी पर भी, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है? अगर कोई मटेरियल ऑप्टिकली डेंसर है तो इसका मतलब उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वही मटेरियल ऑप्टिकली डेंसर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है तो मटेरियल ऑप्टिकली रेयरर हो जाता है, ठीक है। अब अगर रेयरर जो मैं कह रहा हूँ वो ऐसे लिखा जाता है RARER, ठीक है। तो मटेरियल अगर आपका ऑप्टिकली डेंसर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है तो उस मटेरियल में लाइट की स्पीड जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि मटेरियल की ऑप्टिकल डेंसिटी पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। मटेरियल डेंस है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर की भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी कि ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर के हिसाब से उल्टा चलता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाती है। मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब ये हो जाता है कि उस मटेरियल में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं बहुत नज़दीक नज़दीक होंगे, तभी तो डेंस है, घिरा हुआ है, घना है ना। जैसे बोलते हैं ना घना जंगल, तो घना जंगल क्या होता है? जहाँ बहुत सारे पेड़ हों बहुत पास पास में, जैसे अमेज़न में बताया जाता है। अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी डेंस फॉरेस्ट कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि वहाँ पेड़ जो हैं, पेड़ पौधे बहुत, मतलब जो पेड़ हैं बड़े बड़े पेड़ हैं तो, और बहुत नज़दीक नज़दीक पर हैं, बहुत एक दूसरे से बहुत दूर दूर पर नहीं, तभी वो घना जंगल है, ठीक है। तो वही अगर बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए जैसे अमेज़न फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ एक दूसरे के पास पास चिपक के हैं, वैसे अगर किसी मटेरियल में जैसे डायमंड वगैरह हो गया तो एटम्स अगर बहुत पास पास हैं, ठीक है, ज़्यादा उनके बीच में दूरी नहीं है तो वो मटेरियल डेंस हो जाएगा। और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, उस मटेरियल को आपने हीट दी, हीट दे के उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो एटम्स दूर भागने लगेंगे, डेंसिटी गिरने लग जाएगी, और जहां ऑप्टिकल डेंसिटी गिरती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर कैसे काम करता है? तो प्रेशर ऐसे काम करता है, मान लीजिए जैसे कोई सब्सटेंस, आपने क्या किया, प्रेशर दोनों तरफ से लगाया, ऐसे दबाने लग गए। दबाने से क्या होता है? एटम्स अब नज़दीक आने लग जाएंगे। क्या होगा? एटम्स पास आने लग जाएंगे। आप उनको फोर्स कर रहे हो कि चिपक के बैठे, ठीक है। आपने ऐसे दोनों तरफ से जोर लगाया, मान लीजिए किसी चीज़ पर जोर लगाएंगे तो एटम्स क्या होंगे? एक दूसरे के पास आने लगेंगे। एटम्स पास आने लग जाएंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाएगी,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपने समझा टेम्परेचर बढ़ाने पे ऑप्टिकल डेंसिटी कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, प्रेशर बढ़ाने पे ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। फिजिकल स्टेट पर भी डिपेंड करता है। फिजिकल स्टेट से क्या मतलब है कि आपका जो भी सब्सटेंस है वो सॉलिड में स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में कि गैसियस स्टेट में, उससे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेना देना है। कैसे लेना देना है? तो देखिए सॉलिड्स में ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो सॉलिड्स में ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें एटम्स ज़्यादा पास पास आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। लिक्विड में इसके मुकाबले एटम्स उतने पास नहीं होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो इसका रिफ्रैक्टिव सॉलिड्स के मुकाबले कम होगा। गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो वहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होती है, तो वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा। ठीक है, बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होती है जिसकी वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, जैसे ब्लू और वायलेट जो है आपकी, इनकी वेवलेंथ कम होती है तो इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा ब्लू और वायलेट की आपकी वेवलेंथ कम होती है पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ठीक है, एक बात आपको और याद रखनी है जो मैंने नोट में लिख दी है, क्या कि स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि म्यू इज इक्वल्स टू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो बराबर होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोल रहा हूँ मैं? रिफ्रैक्शन। तो यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। इस पर से एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है कि अगर जैसे मैं अगर बोलता हूँ दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको देता हूँ, एक बोलता हूँ 30 डिग्री, एक बोल देता हूँ 60 डिग्री, तो देखिए 30 डिग्री बड़ा है कि 60 डिग्री बड़ा है? आप बोलोगे 60 डिग्री बड़ा है, तो 60 डिग्री जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, और 30 डिग्री छोटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक बात आपको ये याद रखनी है। तो देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ अ मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो इसका आप आंसर दे सकते थे यहाँ पर। वहाँ ऑप्शन ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन था, तो वहाँ ऑप्शन में वेवलेंथ वगैरह सब दिया था, एक ऑप्शन और दिया था एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोर्ड का ही क्वेश्चन है ये, तो वहाँ आंसर आपका यही जाता है उस केस में, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पहले कि किसकी ऊपर डिपेंड करता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तीसरा क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f पोजीशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। ठीक है, तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस है आपका, और कॉन्वेक्स लेंस में आपका 2f पोजीशन पर आपका तो देखिए यही मान लीजिए मेरा, मैं एक और अच्छा बना देता हूँ मैं, ये सॉल्यूशन 3 है हमारा। ठीक है, सॉल्यूशन 3 देखिए, तो देखिए ये हमारा मान लीजिए एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, थोड़ा रफली मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, आपको एग्ज़ाम में थोड़ा प्रॉपर बनाना पड़ेगा क्योंकि तभी मार्क्स मिलेंगे। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका F1 है। ठीक है, यहाँ आपका 2F1 होता है, यहाँ आपका क्या हो जाता है 2F1, यहाँ आपका F2 रहता है, और यहाँ आपका क्या रहता है 2F2 रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यह आपका क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा यहाँ से मैं लेता हूँ। ठीक है, उतना ऊंचा नहीं। तो ऑब्जेक्ट से मैं अगर एक रे ऑफ लाइट को ऐसे लाऊं जो कि ये प्रिंसिपल एक्सेस होती है। ठीक है, ये आपकी क्या होती है प्रिंसिपल एक्सेस। तो अगर मैं किसी रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लाता हूँ तो ये क्या होता है आफ्टर रिफ्रैक्शन ये आपकी कहाँ से पास होती है 2f2 से पास होती है। ठीक है, और अगर मैं किसी रे ऑफ लाइट को कहाँ से लाता हूँ ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ये लाइट किधर जाती है, ये लाइट भी आपकी 2f2 पर ही आकर मिलती है। ठीक है, कहाँ पर मिलती है 2f2 पर ही आकर मिलती है, कहाँ पे 2f2 पर। ये बात ध्यान रखिएगा, एक रे ऑफ लाइट जिसको मैं ला रहा हूँ कहाँ से, यूं ला रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो 2f2 से जाती है। वहीं एक लाइट को मैं लाता हूँ, देखिए प्रॉपर थोड़ा डायग्राम नहीं बना मगर बनेगा ऐसे ही। ठीक है, अगर मैं एक लाइट को लाता हूँ कहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट बिना डेविएट हुए पास होती है। ये डायग्राम भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखा रखा है, तो आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ तो बहुत प्रॉपर बनाया था।
क्या है, किसी रे ऑफ लाइट को मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाता हूँ तो यहाँ उसका रिफ्रैक्शन होता है, वो 2f2 से पास होती है। वहीं अगर मैं किसी लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से ले जाता हूँ तो बिना डेविएट हुए पास हो जाती है। 2 ही 3 रूल होते हैं जिनके द्वारा हमको रे डायग्राम बनाना होता है, वो सारे रूल्स मैंने बता रखे हैं, ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि इमेज आपकी तब कहाँ बनेगी, 2f2 पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इमेज आपकी कहाँ बनेगी, 2f2 पर बनेगी। और कैसी बनेगी, तो आपने समझा ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट आपको रखना है 2f1 पर। इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी 2f2 पर। उसका साइज कैसा होगा, साइज होगा सेम, साइज होगा सेम। और इमेज का नेचर कैसा होगा, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में देखिए क्या कह रहे हैं, हाउ विल द साइज ऑफ द इमेज चेंज इफ वी ओनली रिप्लेस द लेंस इन द अबव अरेंजमेंट विद अनदर लेंस ऑफ ग्रेटर फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, ये जो हमने अभी यहाँ पे डायग्राम बनाया, जो यहाँ पे डायग्राम बनाया, ये कह रहे हैं अगर फोकल लेंथ बढ़ जाए, तो देखिए अगर हमने फोकल लेंथ बढ़ा दी लेंस की, तो लेंस की फोकल लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, तो देखिए ऐसा समझिए, ऐसा होगा कि ऊपर वाले केस में जहां फोकल लेंथ बढ़ने का मतलब क्या है कि O से हमारे F की दूरी बढ़ जाए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ O से F की दूरी हमारी मान लीजिए 5 थी, 5 सेंटीमीटर थी, और तब O से F1 की दूरी कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, डबल हो जाएगी ना। अब हमने अगर फोकल लेंथ बढ़ा दी, मान लीजिए फोकल लेंथ हमने कितनी कर ली 10, तो हमारे O से F1 की जो दूरी है, मान लीजिए F1 मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो O से F1 की दूरी हमारी इस केस में 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए मैंने फोकल लेंथ बढ़ा ली ना, तो O से 2F1 की दूरी कितनी हो जाएगी, 2F1 की हमारी दूरी हो जाएगी तब 10 का डबल 20। ठीक है, अभी हमारे प्रीवियस केस में मान लीजिए O से F1 की दूरी 5 सेंटीमीटर थी, तो O से 2F1 की दूरी डबल हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि फोकल लेंथ बढ़ा दीजिए। फोकल लेंथ अगर मैं बढ़ाता हूं तो O से F1 की दूरी मान लीजिए मैंने बढ़ा के 10 कर दी, तो O से 2F1 की दूरी 20 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पुराना वाला F1 था वो कहीं, मान लीजिए मैं इसको F1 डैश कह देता हूँ, F1 डैश थोड़ा अलग दिखाने के लिए इसको 2F1 डैश बोल देता हूँ। तो F1 हमारा अगर 5 है तो O से F1 डैश के बीच में आ जाएगा, यहाँ कहीं आ रहा होगा वो F1। ठीक है, और जो 2F1 है हमारा, 2F1 10 था, तो या 10 था या ऐसे कुछ था, तो वो हमारा F1 से 2F1 के बीच में भी आ सकता है। इस केस में तुम्हें डायरेक्टली यही दिख रहा है आपको, मगर होने को ये भी हो सकता है, मान लीजिए मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा कि ये 10 ना होकर, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल पे आपको इसको ले लेता हूँ 8, कितना ले लेता हूँ 8, तब ये 16 हो जाएगा, 8 का डबल 16। तो कहने का मतलब ये है कि F1 तो आपका 5 था, 5 की दूरी पर था, तो O से F1 डैश हमारा 8 है अगर, तो F1 यहाँ कहीं आ जाएगा बीच में। और 2F1, O से 2F1 की दूरी 10 थी, तो O से हमारे यहाँ 2F1 डैश की दूरी 16 है, तो हमारा 10 कहीं F1 डैश और 2F1 डैश के बीच में यहाँ कहीं आ रहा होगा 2F1। ठीक है, यहाँ कहीं पे आ रहा होगा। पुराने केस और नए केस में मैं आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। तो हमारी इमेज, इन्होंने क्वेश्चन ये उठाया आपसे कि क्वेश्चन ये उठाया इन्होंने कि हाउ विल द साइज ऑफ द इमेज चेंज इफ वी ओनली रिप्लेस द लेंस इन द अबव अरेंजमेंट विद अनदर लेंस ऑफ ग्रेटर फोकल लेंथ। तो इमेज में क्या चेंज आएगा, तो भैया पहले इमेज कहाँ बन रही थी, पहले इमेज ऑब्जेक्ट आप 2F1 पर रख रहे थे, ऑब्जेक्ट 2F1 पर रख रहे थे, है ना। अब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ रहा है आपका, 2F1 की इस समय करंट पोजीशन क्या है, F1 डैश और 2F1 डैश के बीच में, जब हमने फोकल लेंथ बढ़ा दी। ठीक है, अभी भी आपका ऑब्जेक्ट मैं पुराने केस के अनुसार ही चल रहा हूँ कि 2F1 पर रखा है, पर नए सिनेरियो में हमारा 2F1 F1 डैश और 2F1 डैश के बीच में आ रहा है, यानी एक तरीके से F1 और 2F1 के बीच में। तो जब आपका ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में होता है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको दिखाया था चार्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में आता है तो आपकी इमेज अब एनलार्ज बनेगी। क्या बनेगी, एनलार्ज बनेगी। ठीक है, अभी भी रियल इन्वर्टेड है, पर इमेज का साइज क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इमेज सेम बन रही थी, पर अब इमेज क्या बनेगी,
एनलार्ज बनेगी। क्यों एनलार्ज बन रही है? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ आ रहा है, बिटवीन F1 एंड 2F1 हो गया अब। तो ये क्वेश्चन भी आपका खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर। पहले तो आपको ये देखना है कि लेंस कौन सा है। तो लेंस आपका बोला जा रहा है कॉनकेव लेंस है, ठीक है। आपका लेंस कौन सा है? तो लेंस आपका कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो आपको चीज़ें नोट करते चलना है। क्या क्या दिया गया आपको कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट को बताया जा रहा है कि वो कॉनकेव लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको बता दी गई। इफ इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो मतलब इमेज की भी डिस्टेंस बता दी गई कि इमेज 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है लेंस से, तो फोकल लेंथ बताना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन 4 देखिए जल्दी से। सॉल्यूशन 4 देखिए, कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस जो आपका होता है, तो कॉनकेव लेंस की स्थिति में आपका जो u है, v है, वो कैसा लिया जाएगा ये आपको मालूम होना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैं पढ़ा भी चुका हूँ आपको, ठीक है। तो u तो हर स्थिति में नेगेटिव होता है, और v जो है आपका, ये कौन सा बात हो रही है? कॉनकेव लेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस के केस में आपका u जो है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और जो v है आपका, क्योंकि देखिए कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज कैसी बनती है आपकी? वर्चुअल इमेज बनती है। इमेज कैसी बनती है? ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज के केस में आपको जो v लेना है वो भी कैसा लेना है? नेगेटिव लेना है कॉनकेव के केस में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। मिरर के केस में वर्चुअल इमेज पॉजिटिव होती है, और लेंस के केस में वर्चुअल इमेज नेगेटिव होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, मिरर के केस में आपका जो रियल इमेज बनती है वो नेगेटिव होती है, और वर्चुअल इमेज आपकी पॉजिटिव होती है। पर आपका लेंस के केस में रियल इमेज जो है वो पॉजिटिव बनती है, और वर्चुअल इमेज जो है वो आपकी नेगेटिव बनती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वैल्यूज़ क्या दी थी एक बार जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। तो ये 45 सेंटीमीटर है आपका, और ये आपका 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने नोट कर ली हैं। अब हमको क्या निकालना है? f निकालना है। तो देखिए f कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? लेंस फार्मूला। इसके लिए आप क्या लगाएंगे? लेंस फार्मूला, ठीक है, क्योंकि लेंस है ना। तो लेंस के केस में फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही होता है लेंस फार्मूला, ठीक है। तो इसमें जल्दी से हम लोग वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो v, अच्छा इसको पहले पता है, पहले आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए ये u इधर चला जाता है, v इधर चला जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? u माइनस v। क्या बन जाएगा? u इधर गया 1 से मल्टीप्लाई हुआ, v इधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ऊपर बन गया u माइनस v, और नीचे क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी u इंटू v हो जाता है। ये वैल्यू हमारे 1/f की है। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? f की वैल्यू हो जाएगी u इंटू v/u माइनस v, ठीक है। अब वैल्यूज़ रखते हैं। तो u हमारा कितना है? माइनस का 45, और v हमारा कितना है? माइनस का 30 अपॉन u हमारे पास कितना है? माइनस का 45, माइनस एक और लगा दीजिए, ये माइनस रहेगा, और v हमारा क्या है? माइनस का 30, ठीक है। तो देखिए ऊपर तो माइनस माइनस वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास 45 और 30 बच रहा है, और नीचे कितना बच रहा है? माइनस 45, और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ठीक है। ऊपर तो इन दोनों का भी बना रहने दीजिए। ये जहाँ देखिए क्या होगा, 45 और 30 में एक माइनस का एक प्लस का है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन के बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 15 मिलेगा आपको, और साइन बड़े नंबर का लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ 15 1 ज़ा 15 कर दीजिए, 15 2 ज़ा 30 कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? 45 इंटू 2, और साथ में माइनस का एक साइन भी रहेगा ये वाला, तो ये आपका क्या आ जाएगा? माइनस का 90 सेंटीमीटर। तो आपका फोकल लेंथ कैसा आ गया? माइनस का 90 सेंटीमीटर। और आपको याद रखना है कि कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ आपकी आती भी माइनस में ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। तो ये एक न्यूमेरिकल आपने सीख लिया यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है एक ब्लॉक ऑफ ग्लास है पुश्ड इनटू द पाथ ऑफ लाइट। ये कह रहे हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, आपको दिख ही रहा है। इस कन्वर्जिंग पॉइंट लिखा, कन्वर्ज कौन कराता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है? इन रेज ऑफ लाइट को एक्स पॉइंट पर कन्वर्ज करा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं इस ब्लॉक को बीच रास्ते में ले आऊँ, इस ब्लॉक को बीच में ले आऊँ इन लाइट रेज के, तो एक्स पॉइंट क्या होगा? इस तरफ खिसक जाएगा, उस तरफ खिसक जाएगा, या जहाँ है वहीं बना रहेगा। ठीक है, तो ये बात हमको देखनी पड़ेगी। तो इसको हम लोग देखते हैं जल्दी से। देखिए हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके का था, इस तरीके का कुछ डायग्राम है। अब इसमें क्या किया गया, एक ब्लॉक को यहाँ लाके रख दिया गया है, एक ब्लॉक को यहाँ ऐसे लाकर रख दिया गया है। अब देखिए लाइट रेज ऐसे आ रही हैं, देखिए लाइट रेज ऐसे आ रही हैं, यहाँ से क्या होंगी? रिफ्रैक्ट होंगी, और रिफ्रैक्ट होकर किधर जाएंगी? रिफ्रैक्ट होकर ऐसे आएंगी। ठीक है, और एक लाइट रे मैं और ले रहा हूँ नीचे वाली, ये ऐसे आएगी और यहाँ ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं, यहाँ देखिए ग्लास लगा है, ग्लास में क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। ग्लास में क्या होगा? रिफ्रैक्शन। ओरिजिनली अगर हम लोग देखें तो ओरिजिनली इस लाइट को कहाँ चला जाना चाहिए था? ओरिजिनली इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, ये इस रास्ते ऐसे चली जाती, और ये यहाँ पे मान लीजिए मैं नॉर्मल लगा रहा हूँ तो ये ऐसे चली जाती है, ऐसे यूं उस तरफ, है ना। पर एक्चुअली ऐसा होगा नहीं। होगा क्या, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे आपका ये है, यहाँ ये रखा है ब्लॉक, ग्लास स्लैब कह लीजिए, जो भी है ना। यूं लाइट रे ऐसे आई, रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे ये लगा है नॉर्मल। तो होता क्या है कि जब यहाँ पे देखिए एयर है एक तरीके से, और एयर से जैसे ही ये ग्लास में जाएगी तो रेयर मीडियम से किस में जा रही है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो ये क्या होगा? नॉर्मल की तरफ, इसको सीधा जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, पर ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। कैसे? ये जैसे नॉर्मल है तो इससे चिपक के रहेगी, इससे चिपक के ऐसे आगे बढ़ेगी। ठीक है, वैसे जो यहाँ से लाइट रे आएगी ऐसे, ये ऐसे आ रही है। ठीक है, और ये जब रिफ्रैक्ट होकर यहाँ ऐसे पहुँचेगी तो यहाँ पर एक नॉर्मल रहेगा। तो इसको जाना तो ऐसे फैल के उधर चाहिए था, पर फैल के नहीं जाएगी, ये थोड़ा सा नॉर्मल से चिपक के रहेगी। कैसे रहेगी? नॉर्मल से चिपक के ऐसे जाएगी। और फिर जैसे ये यहाँ पर आएगी तो यहाँ पे क्या है? यहाँ से ये बाहर की तरफ जाएगी, यहाँ एक और नॉर्मल आप ले लीजिए, जैसे यहाँ पर, है ना। तो ये नॉर्मल से क्या जाएगी? अवे जाएगी। नॉर्मल से चिपक के इसको जाना चाहिए था, पर ये थोड़ा अवे हो जाएगी। अवे होके थोड़ा और दूर दूर ऐसे फैल के तब एक्स पर मिलेगी। ठीक है, यहाँ एक्स पर मिलेगी। तो मतलब ये कैसे जा रही है? तो अवे फ्रॉम द, ये कहाँ जाएगी? मूव अवे फ्रॉम द स्लैब। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्या, कि जब कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जैसे ये अवे मतलब जैसे ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो थोड़ा दूर भागती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस पर आते हैं। तो इनमें जैसे हमारा लिखा है, इन अ रीडिंग ग्लास व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्वेक्स लेंस यूज। देखिए आप लेंस कौन सा यूज कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है? रीडिंग ग्लास। अच्छा, रीडिंग ग्लास क्यों पहना था? रीडिंग ग्लास पढ़ने के लिए जो ग्लास पहना जा रहा है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए जो ग्लास का आप इस्तेमाल करते हैं, जो चश्मे का आप कह लीजिए आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? कि जो भी चीज़, जैसे भी यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये आपको बड़ा बड़ा दिखे। कैसा दिखे? बड़ा बड़ा दिखे, यानी इमेज कैसी है? बड़ी है। मेरे शब्दों को समझिएगा। आप रीडिंग ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कर रहे हैं, चाहते क्या है कि इमेज मैग्नीफाई होकर दिखे, बड़ी बड़ी दिखे। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या चाहिए? आप चाहते हैं कि आपका कॉन्वेक्स लेंस जो है वो आपको कैसी इमेज दे? बड़ी बड़ी इमेज पकड़ाए। तो इसके लिए आपको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। तो इसके लिए देखिए, कॉन्वेक्स लेंस आपको मैग्नीफाइड इमेज देता है। क्या देता है? मैग्नीफाइड इमेज देता है। ठीक है, और आप इमेज कैसी चाहेंगे? ऐसा तो आप चाहेंगे नहीं कि आप जैसे आप मान लीजिए इस वर्ड को पढ़ना चाह रहे हैं कॉन्वेक्स, अभी उल्टा लिख के आएगा तो आप इसको पढ़ना चाहेंगे नहीं। आप चाहेंगे जैसे ये सीधा सीधा दिखे। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए पेन को ऐसे देखना चाहते हैं और आपको जो आपका लेंस है वो पेन कैसा दिखा दे? ऐसा उल्टा।
तो उसको देखने का कोई मतलब बनेगा, कोई मीनिंग नहीं बनेगा। तो आप कैसी इमेज चाहते हैं? आप इमेज चाहते हैं एनलार्ज भी मिले, एनलार्ज इमेज मिले और इरेक्ट इमेज मिले। कैसी मिले? इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज। तो उसके लिए आपको जो आपका लेंस है वो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखिए? F1 और O यानी प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखे, तभी आपको इमेज एनलार्ज और इरेक्ट मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर जाएगा, जो क्वेश्चन है आपका, जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, इसमें पूछा गया था कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो आंसर इसका क्या जाएगा? बिटवीन F1 एंड O यानी ऑप्टिकल सेंटर। तो आप पूरा लिखिएगा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को क्या इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है आपका, तो देखिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है आपका वो कैसी इमेज देता है? डिमिनिश्ड इमेज देता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा नो। क्यों? क्योंकि आपका कॉनकेव लेंस, सॉरी, जो कॉनकेव लेंस है वो कैसी इमेज देता है? डिमिनिश्ड इमेज देता है। कैसी इमेज देता है? डिमिनिश्ड इमेज देता है। इसलिए नहीं, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, आपको कैसा? बड़ी इमेज चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए 7 में क्या कहा जा रहा है? द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ, द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फेरिकल लेंस इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। मतलब आपको लेंस बताया नहीं गया कि वो आपका कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, ठीक है। बस ये कहा जा रहा है कि द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम placed at a distance of 36 centimeter from the spherical lens is formed on the screen placed at a distance of 72 centimeter from the lens। एक चीज समझिए, कैंडल फ्लेम जो है आपकी वो 36 सेंटीमीटर पर है, ना कि उसकी इमेज, ठीक है। कैंडल जो है आपकी, जो कैंडल, मान लीजिए कोई कैंडल है, ऐसे कोई कैंडल है आपकी, ये कैंडल आपकी जो है ये 36 सेंटीमीटर की दूरी पर है किसी मिरर से, सॉरी लेंस से। अब लेंस हमको पता नहीं है, मैं यहाँ लेंस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कोई लेंस है आपका, उस लेंस से इसकी डिस्टेंस कितनी है? इसकी डिस्टेंस बताई गई 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस पर है, ठीक है। और कहा जा रहा है इसकी इमेज जो फॉर्म हो रही है वो आपकी कहाँ हो रही है? लेंस से 72 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है। तो ये कह रहे हैं कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इट्स पावर, ठीक है। तो इसकी इमेज एक स्क्रीन पर प्राप्त करी जा रही है, और आपको ये वर्डिंग्स को समझना पड़ता है। जब भी आपकी इमेज कहाँ मिलती है? स्क्रीन पर, ठीक है। स्क्रीन पर अगर आपको इमेज फॉर्म हो रही है तो इसका मतलब वो इमेज कैसी है? रियल इमेज है। कैसी इमेज है? रियल इमेज है, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी। वो क्या समझाया था? कि लेंस के केस में जब भी आपकी रियल इमेज बनती है, क्या बनती है? रियल इमेज। तो वो कैसी बनती है? वो हमेशा पॉजिटिव बनती है, और वो एक ही केस में बनती है जब आपका लेंस कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये सब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। आपने एक वर्ड पकड़ लिया, क्या? स्क्रीन। स्क्रीन से आपने समझ लिया स्क्रीन पर इमेज बन रही है तो वो रियल इमेज होगी। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? लेंस के केस में पॉजिटिव होती है, और वो बनती खाली एक ही केस में, वो आपका कॉन्वेक्स लेंस के केस में बनती है। तो इससे आपने समझ लिया कि आपका यू जो है वो तो 36 सेंटीमीटर है, वो आपको माइनस का ही लेना है। V जो है आपका, जो 72 सेंटीमीटर बताया जा रहा है, वो आप पॉजिटिव लेंगे। आपको F निकालना है, तो लेंस फार्मूला जो है आपका, आप लेंस फार्मूले का यूज़ करिए। लेंस फार्मूला क्या कहता है? लेंस फार्मूला कहता है कि 1/f जो है आपका वो 1/v माइनस 1/u होता है। इसी का भी एक सिंप्लीफाइड रूप भी मैंने आपको दिखाया था, क्या? कि F इज इक्वल्स टू उस केस में हो जाता है u इंटू v/u माइनस v, ठीक है। यही बताया था भी मैंने आपको, ठीक है। तो आप u इंटू वी करेंगे, तो u इंटू वी का मतलब है -36 इंटू 72 अपॉन u आपका क्या है? माइनस का 36 है और -72 ये हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का आप ऐड करते हैं पहले, है ना। एक काम ये कर सकते हैं हम लोग, तो ये माइनस का 36 है इंटू ये 72 है, अपॉन इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 प्लस माइनस ऐड हो जाता है, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, और 7 + 3 10 हो जाएगा, माइनस का ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए 12 की टेबल में 12 9 108 होता है, और
12 6 ज़ा 72 होता है, ठीक है। इतना आपने कट कर दिया 12 की टेबल से। अब देखिए आप 9 1 ज़ा 9 होता है, 9 4 ज़ा 36 होता है। तो ये आपका -4 इंटू 6 माइनस का 24 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आपको मिल चुकी है। अच्छा, एक चीज़ और हो गई, ये देखिए यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, तो ये आपका माइनस में नहीं जाएगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ आपकी यहाँ पे पॉजिटिव आती है कॉन्वेक्स के केस में, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। तो अच्छा, फोकल लेंथ बतानी थी और पावर भी बतानी है। तो पावर देखिए कैसे निकलती है, तो पावर मैं आपको इधर बता देता हूँ। पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। अच्छा, ये हमारा किस में निकला है, सेंटीमीटर में निकला है। मैं इसको मीटर में लिखूंगा तो 24/100 मीटर लिख सकता हूँ, ठीक है। 1/f का मतलब हो गया, इसी चीज़ को आप पलट के लिखिए, पलट के लिखिए यानी 100/24 लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये f की वैल्यू थी, आपको 1/f चाहिए। इन दोनों को 4 की टेबल से काटिए, तो 4 से अगर आप इसको काटेंगे तो 6 टाइम्स में जाएगा, और 4 से आप 100 को काटेंगे तो 25 टाइम्स में जाएगा। 25 4 ज़ा 100 बड़ा फेमस है, ठीक है। तो आपका ये कितना आ गया, 25/6। आप कहीं पर भी साइड में 6 से 25 का डिवीजन कर दीजिए, तो आप जानते हैं 6 4 ज़ा 24 होता है, 5 - 4 1 बचेगा, ठीक है। आप पॉइंट लगा देंगे 10 हो जाएगा, फिर आप 6 1 ज़ा 6 लेंगे, 10 - 6 4 आ जाएगा, डेसिमल लगा है तो ये 40 हो जाएगा। 6 6 ज़ा 36 आप लेंगे, ठीक है। फिर ये 4 बचेगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर आप 6 लेंगे, ये चलता रहेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना आएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 4.17 डायप्टर, इतना आ जाएगा आपका पावर, ठीक है। अगला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अगर 9/8 है तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। देखिए अगर आपको कह दिया जाए, ठीक है, आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, आपसे कहा जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी अगर मैं कहता हूँ कि मैं म्यू लिखता हूँ, म्यू, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर यानी म्यू GW आपको दिया है 9/8। तो आपको याद रखना है कि अगर म्यू GW आपको पलटना होता है तो आप 1/, में जब म्यू लिखते हो तो GW का क्या हो जाता है, WG हो जाता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू होता है 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, तो बस इसी को आप पलट दीजिए, यानी 8/9 कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 8/9 हो जाएगा। प्रिंसिपल कौन सा यूज किया गया है, तो प्रिंसिपल आपका यूज किया गया है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का। कौन सा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये प्रिंसिपल का यूज किया गया है। अगला कह रहे हैं इफ वी चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर देन विल द रेशियो 9/8 रिमेन्स द सेम। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया था 9/8, क्या ये सेम रहेगा? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये सेम नहीं रहेगा, आंसर क्या जाएगा, नो। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन, लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10x यूनिट्स इन टाइम t1। क्या कहा जा रहा है, लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है क्या, डिस्टेंस ऑफ 10x का डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल हो रहा है, और उसमें समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है t1 टाइम लग रहा है इन वैक्यूम, एंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x यूनिट्स इन टाइम t2 इन डेंसर मीडियम। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। पहला पार्ट क्या कहा जा रहा है कि लाइट कवर कर रही है डिस्टेंस ऑफ 20x यूनिट्स इन टाइम t1 इन डायमंड। देखिए डायमंड आपका कैसा है, तो डायमंड जो आपका ये एक डेंसर मीडियम होता है, डायमंड क्या होता है आपका, डेंसर मीडियम होता है, ठीक है। अच्छा इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर आपका नो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इससे मैं क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है डायमंड। अभी देखिए थोड़ी देर पहले बताया गया था क्या कि ये पहले 10x डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा था टाइम t1 में वैक्यूम में, और जैसे ये डेंसर मीडियम में आया तो ये डिस्टेंस कम हो गया, 10x डिस्टेंस से ये x डिस्टेंस पर आ गया, ठीक है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये t1 टाइम में डायमंड में 20x डिस्टेंस कवर करेगा? नो, ठीक है,
ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, तो ये कुछ सीमित समय में ज़्यादा डिस्टेंस ये ट्रेवल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड कम हो जाती है। और तो आप समझते हैं गाड़ी की स्पीड कम होगी तो कहाँ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगी। ठीक है, तो इसका आंसर नो जाएगा। क्यों नो जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगला, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। T1 एंड T2 के टर्म्स में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बताना है। तो देखिए, पहले आप समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में उसकी स्पीड क्या थी? तो स्पीड निकालने का तरीका मैंने आपको पता ही होगा। स्पीड बराबर क्या होता है, आपने पढ़ रखा होगा छोटी क्लास में कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वैक्यूम में भी आपने देखा था कि वैक्यूम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? 10x डिस्टेंस ट्रेवल किया था T1 टाइम में। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था वैक्यूम में? 10x डिस्टेंस ट्रेवल किया था T1 टाइम में। और स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन डेंसर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन जो डेंसर मीडियम है वो कितना होगा? तो वो भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार। तो इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया था T2 टाइम में डेंसर मीडियम में। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है T2 टाइम में। अब आपको निकालना है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला भी मैंने जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था, तो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यही होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है? 10x अपॉन T1। क्या है? 10x अपॉन T1। और इसके डिवीजन में क्या जाएगा? ये इक्वल यहाँ लगा लीजिए। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम तो वो है हमारा x अपॉन T2। ठीक है, अब देखिए, जो सबसे नीचे वाला होता है सबसे ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई होता है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों, तो यहाँ से समझिए आप, 10x में कौन जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा? T2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ हमारा x T1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों नीचे रहेंगे, x से x कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 10T2/T1। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपके कवर करा दिए हैं। अभी इसका एक पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा जहां हम लोग फर्दर क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।